हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान में दौड़ेगी भारत की ट्रेन, मुंह ताकता रह जाएगा पाकिस्तान। जी हां, तो वहीं एससीओ समिट में शामिल होने कजाकिस्तान क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आ गया उसका सबसे बड़ा कारण, बताएंगे आपको भी। तो वहीं भारत ने बनाया दुनिया का सबसे विनाशक गैर परमाणु बम, आखिर कैसे सेकंड में बदल देगा ये जंग का परिणाम? पाकिस्तान की कांपने लगी थर थर पैर। तो वहीं हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी जताया दुख, पीएम मोदी को भेजा शोक संदेश। बताएंगे क्या लिखा उन्होंने। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चाबहार पोर्ट को लगेंगे पंख, ईरान में दौड़ेगी भारत की ट्रेन, मुंह ताकता रह जाएगा पाकिस्तान। जी हां, ईरान के चाबहार पोर्ट को अब पंख लगने जा रहे हैं। भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने पर योजना बना रहे हैं। चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक 700 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी। इससे सामानों का आना जाना आसान हो जाएगा। तेहरान ईरान के चाबहार पोर्ट को अब पंख लगने जा रहे हैं। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह से जहेदान शहर के बीच नए रेल मार्ग को तेजी से बनाने की योजना बना रहे हैं। इस रेल मार्ग से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरानी बंदरगाह चाबहार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। इसमें रशिया भी शामिल है, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए इस मार्ग से भारत संग व्यापार करने लगा है। इस कॉरिडोर के बनने से अफगानिस्तान का भी अरब सागर से महासागर से सीधा संपर्क हो जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। और ये कॉरिडोर मध्य एशियाई और यूरेशियाई देशों को व्यापार का मुख्य रास्ता मुहैया कराएगा, जो कैस्पियन सागर के पूर्वी तरफ स्थित है। भारत और ईरान के अधिकारियों ने कहा कि नए रेल मार्ग को बनाने के लिए काम तेज किया जा रहा है। इससे भारत के लिए सामानों को भेजा जाना शुरू हो चुका है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। भारत ने हाल ही में वहां पर क्रेन भी लगाई है ताकि कंटेनर को आसानी से उतारा और चढ़ाया जा सके। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए भारत चाबहार को आगे बढ़ा रहा है और इस मार्ग से भारत का सीधे अफगानिस्तान और रशिया तक संपर्क हो गया है। जी हां दोस्त, ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने ये वाकई में बहुत बड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान को स्तब्ध कर दिया है दोस्तों, शांत कर दिया है, चुप बैठा दिया है अपने भारत ने। ऐसे में अगर आप भी भारत की मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, एससीओ समिट 2024 की मीटिंग में कजाकिस्तान इसलिए नहीं जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सामने आई इसकी असली वजह है। आपको बता दें, शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से प्रधानमंत्री मोदी ने किनारा कर लिया है। कजाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग में पीएम मोदी नहीं जाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बैठक में एससीओ के बीते 20 सालों की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के नहीं जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि इस संगठन में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसलिए भारत इससे दूरी बना रहा है। यह ग्रुप अब पश्चिमी विरोधी होता जा रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि पार्लियामेंट में सेशन के कारण मोदी इसमें नहीं गए। एक्सपर्ट ब्रह्मा चलानी ने एक लेख में लिखा है कि भारत की बेचैनी चीन को लेकर है, क्योंकि एससीओ में चीन लगातार प्रभाव बढ़ा रहा है। इस संगठन में भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश चीन बेल्ट हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजय पांडे के हवाले से लिखा गया है कि नई सरकार गठन के बाद पीएम मोदी की व्यस्तताएं बढ़ी हैं, यानी कि बिजनेस बढ़ी है। पिछले साल जब भारत एससीओ का अध्यक्ष था तब भी हमने वर्चुअल समिट करवाया था। कहीं ना कहीं इससे ये आशय निकाला जा सकता है कि भारत की प्राथमिकता में एससीओ है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा ना करना चाह रहे हो। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के संबंध काफी ज्यादा खराब चल रहा है। पीएम मोदी अगले हफ्ते रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। अब माना यह जा रहा है कि एससीओ में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी से मध्य एशियाई देशों के नेताओं को निराशा हो सकती है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पीएम मोदी संसद में सत्र के कारण एससीओ समिट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी की भरपाई जुलाई में रशिया दौरे से करेंगे। जी हां दोस्त, ऐसे में आप में से किनको लगता है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वाकई में चेहरा देखने लायक नहीं है? जिस प्रकार से इनकी नीति है भारत को लेकर और जिस प्रकार से लगातार ये भारत को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, इनके चेहरे से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, आप लोग देखते हैं कौन कौन ये बात मानता है। तो
वहीं दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयशंकर जी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान। विदेश मंत्री नूरतुलू से भी की मुलाकात। तो वहीं रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात किया जयशंकर जी ने। आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अस्ताना में रशिया के अपने समकक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता जताई तथा उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी कहना आप लोग मत भूलिएगा, ताकि कजाकिस्तान में अस्ताना में झंडे गाड़ कर आए वहां से। साथ ही साथ बता दें भारत ने बनाया दुनिया का सबसे विनाशक गैर परमाणु बम। आखिर कैसे सेकंड में बदल देगा ये जंग का परिणाम आपको बता दें। भारत ने पहली बार पूरी दुनिया को चौंकाते हुए एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक का अनावरण किया है, जिसने निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की परेशानी पर बल ला दिया होगा। जी हां, भारत ने जिस विस्फोटक का अनावरण किया है उसका नाम है सेबेक्स 2, जिसे नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने तैयार किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत का यह विस्फोटक किसी भी युद्ध की दिशा को पूरे तरीके से बदल सकता है। जी हां, नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने 3 नए विस्फोटक फार्मूलेशन विकसित किए हैं, जो अपनी घातक मारक क्षमता और विस्फोटक प्रभाव के कारण मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर ले जा सकते हैं। जी हां, भारतीय नौसेना ने इसे सर्टिफाइड किया है और सेबेक्स 2, सिटबेक्स 1 और सिमेक्स 4 के साथ ये सैन्य टेक्नोलॉजी भारत की उन्नति का उदाहरण है। जी हां, तो वहीं बता दें हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जताया दुख, पीएम मोदी को भेजा शोक संदेश। बता दें उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग आयोजन में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश और देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस हादसे पर दुख जताया है। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा। उन्होंने लिखा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मेरी सहानुभूति एवं समर्थन व्यक्त करें, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। जी हां, साथ ही दोस्तों हाथरस से जुड़ी इंसिडेंट की खबर आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो वहीं आगे बता दें अमेरिकी पत्रकार का सबसे बड़ा दावा, डिमेंशिया से जूझ रहे हैं जो बाइडेन, कमाला हैरिस ले सकती है उनकी जगह है। जी हां, अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बाइडेन को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर देश से इस तथ्य को छिपाने का आरोप लगाया। फॉक्स न्यूज के पूर्व होस्ट ने यह भी दावा किया कि डेमोक्रेट जल्द ही बाइडेन की जगह कमाला हैरिस को राष्ट्रपति बना सकते हैं। कार्लसन का यह दावा 27 जून को एटलांटा में हुए पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें जो बाइडेन का प्रदर्शन अधिकांश डेमोक्रेट के लिए चौंकाने वाला था। जी हां, स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सिडनी के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 4000 प्रशंसकों के सामने बोलते हुए टकर कार्लसन ने कहा कि सीएनएन पर पत्रकार के रूप में आने वाले कुछ डेमोक्रेट वर्कर्स ने यह छिपाने की कोशिश की है कि जो बाइडेन को डिमेंशिया है। कार्लसन ने कहा कि अमेरिकी मीडिया का ऐसा व्यवहार करना जैसे उन्हें अभी अभी इस बारे में पता चला है, ये चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं बन रह पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है? तो वहीं बता दें यूनाइटेड नेशन के एक समूह ने की इमरान खान की रिहाई की मांग। शहबाज सरकार ने आंतरिक मामला बताकर झाड़ लिया पल्ला। बता दें मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक समूह ने सोमवार को मांग की है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तत्काल के तत्काल रिहा किया जाए। इस समूह का दावा है कि इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से कैद किया गया है। इसका मकसद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराना था। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के समूह वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन ने खान के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की समीक्षा करने के बाद ये मांग की है। इमरान खान को पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2022 में पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर खान को पद से हटा दिया गया था। फिलहाल वे कई मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। समूह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को जेल में बंद करने का कोई कानूनी आधार नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें चुनाव लड़ने के वास्ते अयोग्य ठहराने के लिए ऐसा किया गया हो। तो वहीं इमरान खान को हटाए जाने के बाद शहबाज शरीफ की पार्टी ने सरकार बनाई और शरीफ प्रधानमंत्री बने। अब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के समूह की इस मांग को खारिज करते हुए पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को कहा कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लंबित मामले आंतरिक मामले हैं, यानी इंटरनल मैटर है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने समूह की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा कि इमरान खान को कई मामलों में राहत मिलना पारदर्शी एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली का परिचायक है। ऐसे में पाकिस्तान ने इसको इंटरनल मैटर बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश
कोशिश की। तो वहीं बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज, सुनीता विलियम्स के लिए स्पेस में रुकना हो सकता है बड़ा ही खतरनाक, असुरक्षित है अंतरिक्ष यात्री। दरअसल सुनीता विलियम्स लंबे समय से अपने साथी बैरी बिलमोर के साथ अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। शुरुआत में उनका मिशन महज 8 ही दिनों का था, यानी 8 दिनों में उनको वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी खामी की वजह से अभी तक वो अंतरिक्ष से वापस न आ सकी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बोइंग स्टार लाइनर की पहली उड़ान के साथ 5 जून को यह यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन स्टार लाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी की वजह से वापसी का मिशन रोकना पड़ा। सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुरक्षित है, लेकिन उनके लिए ज्यादा दिन स्पेस में रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें अंतरिक्ष में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किडनी में पथरी बनने का डर होता है, क्योंकि लिक्विड दोस्तों लिक्विड के फॉर्म में पेट में नहीं जाता, जबकि वो एक सॉलिड की तरह एक स्ट्रेचेबल पार्टिकल की तरह पेट में जाता है, जो कि वाकई में किडनी स्टोन का कारण बन सकता है, हर तरह की और तरह तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है और अंत में मौत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको यह भी बता दें सुनीता विलियम्स के पहुंचते ही बढ़ी स्पेस स्टेशन की मुश्किल। $150 अरब के ISS पर हर पल मंडरा रहा है खतरा। बता दें ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाता रहता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री शोध करते हैं, लेकिन रशिया सैटेलाइट के फटने के बाद इसे मलबे के बचने के लिए दिशा और ऊंचाई बदलनी पड़ती थी, लेकिन यह घटना अकेली नहीं है। ISS को अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए 32 बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी है। नासा का कहना है कि सुनीता विलियम्स अभी फंसी नहीं है, लेकिन हाल ही में अंतरिक्ष में एक हादसा देखने को मिला था, वो ISS का, जिससे ISS में मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बना। इन्हें स्पेस स्टेशन में ही शेल्टर लेना पड़ा। दरअसल रशिया की एक खराब सैटेलाइट स्पेस में फट गई थी, आपको याद होगा, जिसका मलबा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ $150 बिलियन वाले ISS के लिए भी खतरा बन गया था। इससे साबित हो गया है कि अंतरिक्ष से जुड़ी खोज इतनी आसान नहीं है। तो वहीं बता दें म्यांमार में भारत की सीमा के पास शुरू हुई नई लड़ाई, विद्रोहियों ने सेना पर किए भीषण हमले, भारतीय सेना सतर्क। जी हाँ, म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी जंग एक बार फिर से भारत की सीमा के पास पहुंच गई है। म्यांमार के विद्रोहियों ने सरकारी सेना के खिलाफ पश्चिम चीन राज्य में नए हमले शुरू कर दिए हैं। इससे एक बार फिर से म्यांमार की लड़ाई भारत और बांग्लादेश की सीमा तक पहुंच गई, जिससे इस बात की अब आशंका बढ़ गई है कि इसका असर भारतीय राज्य मिजोरम तक पहुंच सकता है। म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके विद्रोहियों ने सरकारी सेना को देश के अन्य हिस्सों से भी उखाड़ फेंकने के लिए नया सेना अभियान शुरू किया है। चीन राज्य में चलाए जा रहे इस अभियान की कमान चीन ब्रदरहुड ग्रुप ने संभाल रखी है। तो वहीं आपको बता दें चाइना ने मछली पकड़ने वाली ताइवानी नौका पर किया कब्जा, दे दी चेतावनी। जी हाँ, चीन ने मछली पकड़ने वाली ताइवानी नौका पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा चेतावनी भी दी है। ताइवान ने कहा है कि चीन ने ताइवान के तटरक्षक बल को चीनी तट के पास मछली पकड़ने वाली एक ताइवानी नौका को कब्जे में ले जाने और उसके चालक दल को हिरासत में लेने की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। इसे ताइवान के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने के चीन के बढ़ते प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान के तटरक्षक ने नौका और उसके चालक दल के सदस्यों को छोड़े जाने की मांग की है, जिन्हें मंगलवार रात चीनी तट के पास ताइवान नियंत्रित किनमेन द्वीप के जल क्षेत्र से हिरासत में लिया गया था। तो वहीं बता दें चीन को खुश करने में पाकिस्तान हुआ कंगाल, तो जिनपिंग ने कर लिया किनारा, रुक गया CPEC का बड़ा प्रोजेक्ट, तगड़ा झटका। जी हाँ, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत $6.7 अरब की महत्वपूर्ण मेन लाइन फर्स्ट यानी ML फर्स्ट परियोजना की मंजूरी को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल चीन ने CPEC प्रोजेक्ट के लिए अब पैसे देने रोक दिए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए इसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ECNEC की बैठक में CPEC के तहत चीन द्वारा वित्त पोषित 2 कम बजट की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्वादर में एक हवाई अड्डा बनाना और एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को पूरा करना है। CPEC के तहत बनने वाली मूल ML1 यानी ML फर्स्ट परियोजना के तहत 1872 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का निर्माण हो रहा था, जिसे रेल मंत्रालय ने घटाकर 1726 किलोमीटर कर दिया गया था। योजना आयोग के अधिकारियों के अनुसार बीजिंग ने पहले परियोजना की लागत को 1/3 घटाकर $6.7 अरब करने को कहा था। इसमें गति सीमा, लाइन क्षमता, रोलिंग स्टॉक, एक्सल लोड और फेंसिंग योजना को छोड़ने सहित प्रस्तावित संशोधन शामिल थे। इन संशोधनों के चलते योजना आयोग ने परियोजना को अव्यवहारिक करार दिया था, यानी चीन ने खर्च में कटौती करने को कहा है। तो वहीं आपको बता दें अमेरिका में दिखेगी राम मंदिर की झलक, 18 फीट लंबी झांकी तैयार, कब है भारत दिवस बता दे। दुनिया भर में राम मंदिर की चर्चा के बीच अमेरिका में इस बार एक झलक पेश की जाएगी। 18 अगस्त को न्यूयॉर्क में भारत दिवस की परेड में राम मंदिर की झांकी निकाली जाएगी, जो
जो न्यूयॉर्क और उसके आसपास से हजारों भारतीय अमेरिकियों को आकर्षित करेगी। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका बोले तो VHPA के महासचिव अमिताभ मित्तल ने बताया है कि मंदिर की प्रतिकृति 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची होगी। ये पहली बार होगा कि जब राम मंदिर की प्रतिकृति संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शित की जाएगी। बता दें, न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को भारत दिवस की परेड निकाली जाती है। ये भारत के बाहर भारत के स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा उत्सव है। आमतौर पर इसमें 1.5 लाख से अधिक लोग आते हैं। इसका आयोजन हर साल फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बोले तो FIA करता है। ऐसे में आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, हाथरस की घटना के पीछे सीएम ने जताई साजिश की आशंका, कहा होगी न्यायिक जांच। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बता दें, हाथरस कांड पर यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुधवार को हाथरस पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक की। घायलों और चश्मदीदों से घटना की जानकारी ली। बाद में मुख्यमंत्री ने अब तक की जांच के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी जी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा को सज्जन कहकर संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी करते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि उस सज्जन बाबा के फोटो किसके साथ हैं। इस तरह की भगदड़ और इसके पीछे कौन थे, इसकी तह में जाना आवश्यक है। ये हादसा है, ये साजिश, ये सच सामने लाया जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हाथरस हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन ना तो भीड़ का आकलन कर सका, ना हादसे के बाद एम्बुलेंस और इलाज की समुचित व्यवस्था कर सका। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के हाथरस दौरे पर भी सीधा हमला किया था और कहा कि सीएम के हाथरस जाने से पीड़ितों का दुख कम नहीं हो जाएगा। बाबा की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि किस बात की गिरफ्तारी कराऊं, ये हाँ दो बाबा हैं। अखिलेश का कहना था कि उच्च स्तरीय जांच से कुछ नहीं होने वाला है, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार है। उन्होंने सवाल किया कि भीड़ बढ़ती देखकर प्रशासन सचेत क्यों नहीं हुआ। ऐसे में दोस्तों इस हादसे पर आपकी क्या राय होने वाली है, किसकी आपको गलती लगती है दोस्तों, आखिर किन की वजह से यह हादसा हुआ होगा। देखते हैं दोस्तों आपकी क्या है इस पर राय। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर कोई इस खबर को समझकर अपनी राय रख सके। और लगे हाथों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।